हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि सीरीज में हम पहले करते आए हैं, पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली फॉर द जीओआईटी एग्जाम। और जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाएगा उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एचपी एग्जाम्स मास्टर, पहला ही जो लिंक है या चैनल है वो आपको हमारा मिलेगा। बाकी अगर आप जीओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उसको और ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 12 के 12 टीसीएस पैटर्न बेस्ड आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, 2 टेस्ट पर वीक। ठीक है, इसके साथ 700 प्लस टीसीएस के कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो कि टीसीएस ने पहले वेरियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, प्री टाइपिंग टेस्ट पीडीएफ्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा हमारी एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस कैसे हैं। आपको सेम वही चीज जो है, सेम डिट्टो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारी टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे रैंडमली ज्यादातर लोग जो है कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। एक एक क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने से निकला हुआ है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जो है रेलिवेंस वहां पे है, तभी वो वहां रखा गया है। ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लेटेस्ट पैटर्न के ही देखने को मिलेंगे, चाहे स्टेटमेंट वाले हैं चाहे हमारे पास रीजन एंड असर्शन वाले हैं, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, आप इन्हें वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर 8894235339 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स जो है शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा, द कंसेप्ट डेवलप्ड बाय जेएम जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम वॉल्स। कि जेएम जैक्वार्ड ने 18th सेंचुरी में एक कंसेप्ट डेवलप किया था, वो कौन सा था? अबेस्कस, नेपियर बॉन्ड्स, पंच कार्ड या फिर डिफेंस इंजन। जो आपका सिलेबस है उसमें बड़ा ही डिटेल में क्लियरली मेंशन किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? पंच कार्ड। जेएम जैकवर्ड ने जो एक जो लूम्स होती हैं, ठीक है, जिनमें कपड़ा बनता है, कपड़ा बनाने की जो मशीनें होती हैं, वो डेवलप की थी यूजिंग पंच कार्ड। आप समझते हैं ये क्या चीज थी? ठीक है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जिनमें ऐसे धागे लगे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक पर्सन बैठा देखा होगा जो ऐसे धागे वर्टिकली लगे होते हैं, उनको खींचता है एक एक करके। तो जनरली क्या होता है, वैसे तो मैनुअली ये बहुत बड़ा भारी काम है, ठीक है, बड़ी बड़ी लेबर लगती है और इंसान को याद रखना पड़ता है कि एक-एक थ्रेड कहाँ ऊपर आएगा, कहाँ नीचे आएगा, डिज़ाइन तभी बनेगा। बट पंच कार्ड क्या था, इन्होंने जो देखा कि एक अगर मैं ऐसे कार्ड बना दूँ, जिनमें मैं अलग-अलग जगह पे क्या कर दूँ, होल्स कर दूँ। मान लो 2 होल्स मैंने यहाँ कर दिए, 1 होल मैंने यहाँ कर दिया और उसके बाद मैंने 3 होल यहाँ कर दिए। तो जो मशीन है, जो लूम है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है? मान लो यहाँ पे अगर मेरे पास 2 होल हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा कि ये 2 धागे मेरे ऊपर रहेंगे। ठीक है? अगर यहाँ एक होल है तो उसका मतलब रहेगा यहाँ पे 3 धागे ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, कोई भी, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो जैसा अगर हम कंप्यूटर में देखते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है 0 और 1, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। मान लो होल है और होल को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 0 रिप्रेजेंट कर दिया। और 1 है, 1 को हमने क्या, अगर होल नहीं है, नो होल, तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने, 1 रिप्रेजेंट कर दिया। तो जाने अनजाने में जो जेएम जैकवार्ड है उन्होंने बाइनरी सिस्टम ही इंट्रोड्यूस किया था अपनी मशीन्स में। ठीक है, इवन की बाद में जो डिफेंस इंजन बना, जैसे कि चार्ल्स बेबेज है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो उन्होंने डिफेंस इंजन बनाया, एनालिटिक इंजन बनाया, तो उनकी जो इंस्पिरेशन थी एडा लवलेंस थी। ठीक है, तो इन लोगों की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आई है? पंच कार्ड से ही आई है। ठीक है, अबेस्कस आपको पता होगा एक टूल होता है, ठीक है, जिसमें बीट्स होते हैं, सिंपल बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने के जो है इस्तेमाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रोप्रोसेसर्स व्हिच वर डिजाइंड यूजिंग डैश टेक्नोलॉजी। हमें पता है कि फोर्थ जो जनरेशन है कंप्यूटर्स की, उसमें माइक्रोप्रोसेसर आए थे। जनरली यही पढ़ते हैं सारे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में आई हमारी वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में आए हमारे ट्रांजिस्टर्स, तीसरे में आए हमारे आईसीज और चौथे में आई हमारे माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में आया हमारा एआई। अब बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजाइन किए गए थे? क्या वो ट्रांजिस्टर थे, क्या वो वीएलएसआई थे, क्या वो वैक्यूम ट्यूब्स थी या मैकेनिकल रिलेज थी? ठीक है, वैसे तो आप इजिली अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स तो नहीं होगा। ठीक है, मैकेनिकल रिले और वीएलएसआई में कंफ्यूजन हो सकता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? वीएलएसआई। वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो हमारी आईसी है, आईसी को फैब्रिकेट करने की जो टेक्नीक है, जिसमें एक वीएलएसआई होती है,
अगर आपसे पूछा जाए कि इससे नेक्स्ट क्या आया, वीएलएसआई का सक्सेसर क्या है, तो उसको बोलते हैं यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, जो हम फिफ्थ जनरेशन में भी कई बुक्स में जो है कंसीडर करा जाता है कि जो एआई बेस्ड कंप्यूटर्स हैं वो किस डिजाइन पे या किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, तो यूएलएसआई आप आंसर कर सकते हैं, वो सही माना जाएगा। ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 पहला कमर्शियल हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्लॉप्स इज अ यूनिट मेजर्ड यूज टू मेजर प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। खुद ही बता दिया उसने कि फ्लॉप एक यूनिट है जो कि प्रोसेसिंग स्पीड नापने के काम आता है। ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स, तो फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फाइल लिस्टिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फॉर्म एंड लिबियन ऑपरेशन पर सेकंड, फास्ट लॉन्ग ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है। लास्ट की तीन तो इरेलीवेंट सी लग रही है। ठीक है, और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। देखिए, अब होता गया है कि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर का काम है कैलकुलेशन करना। सिंपल जो उसका काम है कैलकुलेशंस करना, चाहे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं चाहे लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं। ठीक। अब कंप्यूटर कैलकुलेशन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई डाटा के ऊपर करेगा। अब नॉर्मल जो डाटा होता है, मान लो 2+2 है, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें डेसिमल्स लगे होते हैं। अगर आपसे वैसे ही पूछा जाए कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है जिनमें डेसिमल होते हैं। जैसे हमारी पाई की वैल्यू है 3.14567, जो ऐसे सो ऑन चलती रहती है जो भी है। ठीक है। और या फिर हमारे पास कोई और नंबर ले लेता हूँ मैंने, 2.742813, इस तरह से ले लेता हूँ। तो हम ना एक सेकेंड में कंप्यूटर ऐसी कितनी कैलकुलेशंस कर सकता है, कितने ऑपरेशंस कर सकता है फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ, उसी को नापने के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, फ्लॉप्स। ठीक है। अब जितने भी हमारे, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लॉप्स मेजरली स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है, स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट किन कंप्यूटर्स में, तो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है वो ऐसे टास्क नहीं करते। ठीक है। जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए स्पेसिफिक कोई कंप्यूटर बनाया गया हो, तो वो जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं इस तरह की कैलकुलेशन करने के, जिसमें बड़े बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो मेजरली जो फ्लोट यूनिट है वो किस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स या फिर साइंटिफिक कंप्यूटर्स या फिर कोई एआई कंप्यूटर है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ा कॉमन जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मिट्स। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है, ऊपर के फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस की कितने ऑपरेशंस कर सकता है फ्लोटिंग पॉइंट के साथ पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस की कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस कितनी एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, B2B, B2C, G2C और C2C आर फॉर्म्स ऑफ, किसकी फॉर्म्स है ये, क्लाउड मॉडल, प्रोग्रामिंग स्टाइल, ई कॉमर्स या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो देखिए, अब कई लोगों ने ये सुना होगा B2B, B2C, G2C क्या होता है ये। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे B2B, उसके बाद है B2C, फिर हमारे है C2C, और देन C2B होता है हमारे पास, G2C होता है, और G2B होता है। और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं यही है। अब ये जो सारी टर्म्स है ना, ये किस में इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है ई कॉमर्स में। ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए ई कॉमर्स क्या होता है, कोई भी चीज की ट्रांजैक्शन, ठीक है, चाहे वो गुड्स की ट्रांजैक्शन है या फिर सर्विसेज की ट्रांजैक्शन है, अगर इंटरनेट पे हो रही है या इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है जी। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स का पार्ट है। ठीक। आप ऑनलाइन कोई सर्विस ले रहे हैं, ई कॉमर्स का पार्ट है। आप हमारे से एसेसरीज बाय कर रहे हैं, ई कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बिजनेस, सी का मतलब होता है कंज्यूमर, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ई कॉमर्स में मैंने क्या बताया, गुड्स या सर्विसेज की ट्रांजैक्शन होती है, खरीदी या बेची जाती है, ठीक, यूजिंग इंटरनेट। बी टू बी का मतलब क्या है, बिजनेस से बिजनेस को कोई चीज गई, ठीक है, चाहे सर्विसेज है चाहे गुड्स हैं, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को सामान बेचा। जैसे कि आपने एक साइट सुनी होगी, इंडिया मार्ट। वहां पे क्या होता है, चीजें बल्क में मिलती हैं। आपको कोई एक चीज लेनी, मान लो आप कोई मशीन लेना चाहते हैं, तो आप उसके बिजनेस, जो भी ऑनर है फैक्ट्री का, उसको 100 या 150 ऑर्डर दे सकते हैं, वो आपको डिलीवर कर देगा, और फिर आगे वो आप जो है उसे फर्दर सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे बिजनेस टू बिजनेस।
अगला है हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर की एग्जांपल्स क्या होंगी? बड़ी ही सिंपल्स हैं, जैसे अमेज़न है, ठीक है? फ्लिपकार्ट है। अब हम क्या हैं? हम तो नॉर्मल कंज्यूमर है ना, और हमें बेच कौन रहा है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे? बिज़नेसेस बेच रहे हैं। तो ये किसका पार्ट है? बी टू सी का पार्ट है। इसी तरह सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्या आपने कभी कोई चीज़ बेची है इंटरनेट पे? सोचिए ज़रा कि क्या एग्जांपल हो सकती है इसकी? सी टू सी। थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर आएगा, बट ईज़िली आप जो है इसे जानते हैं। क्या आपने ओएलएक्स का नाम सुना है? ओएलएक्स में क्या होता है? एक पर्सन जो नॉर्मल कंज्यूमर है, उसने फ्रिज लिया, ठीक है, यूज करा, उसके बाद उसे लगा मुझे नया फ्रिज लेना है, तो वो ही फ्रिज जो है क्या कर देगा? ओएलएक्स पे लिस्ट कर देगा। ओएलएक्स पे कोई और कंज्यूमर उसे देखेगा और क्या कर लेगा? बाय कर लेगा। तो वही फ्रिज एक कंज्यूमर से कहाँ चला गया? दोबारा से एक कंज्यूमर के पास चला गया। चलिए अगला बताइए, अगला बड़ा आसान है, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस की एग्जांपल क्या होगी? आजकल हर कोई जॉब नहीं करना चाहता, ठीक है? हर कोई क्या करना चाहता है? अपना मन की मर्ज़ी करना चाहता है। तो अपनी मन की मर्ज़ी में एक फ़ील्ड बड़ी फ़ेमस होती है, जिसका नाम क्या है? फ्रीलांसिंग। कि अगर कोई पूछे जी क्या करते हो? ठीक है, फ्री बैठे, तो वो बोलता है जी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है? कि मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं अपनी सर्विसेज़ किसी बिज़नेस को बेच रहा हूँ, ठीक? आपने वेबसाइट बना दी किसी के लिए, आपने कोई कंटेंट बना दिया किसी के लिए, आपने कोई वीडियो एडिट कर दी किसी के लिए, तो आप जो है वहाँ पे कौन-सी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? कंज्यूमर टू बिज़नेस। इसी तरह गवर्नमेंट भी बेचती है कंज्यूमर को। कई बार गवर्नमेंट जो है बड़े सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स चलाती है, ठीक है? जैसे स्वयं पोर्टल है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे गवर्नमेंट जी टू सी सर्विसेज़ है। इसी तरह गवर्नमेंट जो जीएसटी फाइल करते हैं लोग, उनके लिए क्या है? गवर्नमेंट टू बिज़नेस सर्विस है, ठीक है? तो इस तरह से ई-कॉमर्स पे बहुत सारी सर्विसेज़ होती हैं, उनकी अलग-अलग फॉर्म्स होती हैं। आपको इससे रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा पता चल गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बहुत ही आसान। व्हिच सेंसर इन मोबाइल डिवाइस ट्रैक ओरिएंटेशन व्हेन डिवाइस इज रोटेटेड? बोल रहा है मोबाइल आपने घुमा दिया, तो अब कौन सा सेंसर जो है उसे सेंस करेगा? क्या वो एनएफसी है? क्या वो जाइरोस्कोप है? क्या वो जीपीएस है? क्या वो एक्सेलेरोमीटर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जाइरोस्कोप, ठीक? अब जाइरोस्कोप क्या करता है? मान लो जब नए-नए स्मार्टफ़ोन आए थे, तो एक गेम का बड़ा ज़्यादा क्रेज़ था जो कि होती थी कार रेसिंग। ठीक है जी। अब कार रेसिंग में क्या होता था, हम इस तरह से अपना जो फ़ोन है वो टिल्ट कर लेते थे लैंडस्केप मोड में। उसके बाद हम इसको क्या करते थे? रोटेट। मान लो हमें गाड़ी जो है राइट को मोड़नी है, तो हम जो फ़ोन है उसे टिल्ट कर देते थे राइट की तरफ, ठीक है? अगर हमें लेफ्ट में मोड़नी है तो हम लेफ्ट की तरफ टिल्ट कर देते थे। अब कोई कोई तो बीच में ऐसा डिवाइस होगा जो ये ट्रैक कर रहा है कि फ़ोन सीधा है या टिल्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये काम कौन करता है? टिल्ट या रोटेट नापने का काम कौन करता है? ओरिएंटेशन मेजर करने का काम कौन करता है? जाइरोस्कोप, ठीक है? समझ आ गया होगा। इसी तरह कई बार आप अगर बस में बैठे होंगे और बस में बैठे-बैठे आपने खोला होगा गूगल मैप्स, और गूगल मैप जब आपने खोला होगा तो जो आपका डिवाइस है, डिवाइस के साइड में ना अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्पीड आती है, कि आप जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है जी? और या फिर आपने देखा होगा कि वो एग्ज़ैक्ट टाइम बता देता है ऊपर, कि मान लो आपने कहीं स्टेशन लगाया है, वो आपको बता देगा जी अभी 10 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ आपको जाना है, और आप वहाँ 8 बज के 12 मिनट पे पहुँचोगे, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं वो आपकी स्पीड कैलकुलेट कर रहा है कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। तो जो स्पीड है, लीनियर मोशन है फ़ोन का, वो कौन-सा फ़ोन मेज़र करता है? तो उस सेंसर का नाम है एक्सेलेरोमीटर, ठीक? नेक्स्ट हमारे पास है जीपीएस। जीपीएस किसके लिए इस्तेमाल होता है? जीपीएस इस्तेमाल होता है हमारा लोकेशन के लिए। और एक हमारे पास आ जाता है एनएफसी। एनएफसी भी बहुत अच्छा कांसेप्ट है। एनएफसी, एनएफसी होता है नियर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक। अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? आपने ब्लूटूथ सुना है? ब्लूटूथ में क्या होता है? ये एक शॉर्ट शॉर्ट लेंथ हमारे पास कम्युनिकेशन मेथड ही है, जिसमें क्या होता है हम 2 फ़ोन लेते हैं। 2 फ़ोन, मान लो इस फ़ोन में हमारे पास गाना है, ठीक है? एक एमपी3 फ़ाइल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लूटूथ शेयर कर देंगे और सामने जो है जो दूसरा मोबाइल है वो ब्लूटूथ ऑन कर लेगा, और पेयरिंग होने के बाद ये गाना जो है वहाँ पे शेयर हो जाएगा। सेम ही कांसेप्ट है एनएफसी का, बट एनएफसी जो है ब्लूटूथ का भी छोटा वर्जन है। ये किस में काम करता है? 0 से 4 सेंटीमीटर के बीच में काम करता है लगभग। ठीक है? कोई एग्ज़ैक्ट नहीं है कि 0 से 4 में ही काम करेगा।
मतलब कि जैसे ब्लूटूथ में हम लगभग 5-6 मीटर तक बैठ सकते थे दूर, फ़ोन तब भी कनेक्ट रहते हैं। जो एनएफसी है इसमें क्या होता है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो 0 टू 4 सेंटीमीटर क्लोज़ आप होने चाहिए, और इसमें क्या है, ये फ़ास्ट है और यहाँ पे पेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं, जो मशीन होती है, आपने वो देखा होगा कि जो बिलिंग वाली मशीन होती है, कुछ लोग जो हैं सीधे अपना फ़ोन टैप करते हैं उसके ऊपर, ठीक? तो वो फ़ोन टैप करते हैं और बिना पिन डाले या बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाती है। तो वो किससे होती है? तो वो एनएफसी से ही होती है, ठीक? वो एक स्कैम वीडियोज़ भी आती हैं, जैसे कोई पर्सन जो है, वो इस तरह से क्यू में खड़ा है, लाइन में खड़ा है और उसने जो वॉलेट है वो अपनी बैक पॉकेट में डाला है। अब पीछे से एक बंदा आएगा, वो बंदा क्या करेगा, एक पीओएस मशीन अपने हाथ में लेगा, बिलिंग मशीन अपने हाथ में लेगा और क्या पीछे से वॉलेट में टच कर देगा, और जैसे ही वॉलेट में टच करेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन के एग्जांपल है। ठीक है, इस यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैंने आपको समझा दिया कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक, एक होता है हमारे पास मैग्नेटोमीटर, ठीक है, वो क्या करता है, जो हम फोन में कंपास देखते हैं उसका काम करता है। एक होता है एम्बियंट लाइट सेंसर, लाइट सेंसर। कई बार आपने देखा होगा, जैसे ही आप बाहर धूप में जाते हैं तो स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप ही बढ़ जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? एम्बियंट लाइट सेंसर की वजह से होती है। एक होता है हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये क्या काम करता है? जैसे ही आप कॉल लगाते हैं और आप कॉल जो है अपने कानों पे लगाते हैं, तो क्या होता है, जो फ़ोन की स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन है, हो सकता है आपका कान टच हो और कोई बटन दब जाए, इसी कारण से जो फ़ोन की स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी। जैसे ही आप कानों से दूर लेके आते हैं, तो वो स्क्रीन जो है ऑन हो जाती है। तो वो कौन करता है? वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर करता है। मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। Next है क्वेश्चन नंबर 6, Microsoft Dash is cloud storage service that allow user to store and backup files. Microsoft कौन सी ऐसी क्लाउड स्टोरेज सर्विस देता है जो कि आपको स्टोर या फिर बैकअप करने में हेल्प करती है फाइल्स ऑनलाइन? तो देखिए एस थ्री जो है एडब्ल्यू का पार्ट है, जो एडब्ल्यू एस अमेजोन प्रोवाइड करता है क्लाउड सर्विस, उसका पार्ट है स्टोरेज यूनिट। ड्रॉप बॉक्स अपने आप में अलग से एक कंपनी है, ये भी ऑनलाइन स्टोरेज ही प्रोवाइड करती है। ड्रॉप बॉक्स कंपनी का नाम भी है और उनके प्रोडक्ट का नाम भी है। ठीक है, हाई ड्राइव जानने की जरूरत नहीं है। वन ड्राइव जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है प्रोवाइडेड एक ऑनलाइन स्टोरेज है, क्लाउड सर्विस है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? वन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 7, इन मोबाइल फोन सिस्टम अ जियोग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड इनटू डैश टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज। बोल रहा है मोबाइल फोन में एक जो रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन, जो एक्चुअल धरती है, ठीक है, उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, किन में? ताकि कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ, सिंपल सा है, आंसर है सेल्स। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मानिए ये मैंने आपका एक एरिया बना दिया, ये मेरा जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना मैं बोल रहा हूँ कि 1000 लोग रहते हैं, ठीक, और यहाँ पे एक ही मोबाइल टावर है बीएसएनएल का, ठीक है, जो वैसे ही नहीं चलता। अब ये जो मोबाइल टावर है, सिंगल मोबाइल टावर 1000 लोगों की कॉल्स को मैनेज कर रहा है। ये जो मोबाइल टावर है, इसके पास खुद के पास सिर्फ 100 फ्रिक्वेंसीज है, मतलब कि ये सिर्फ एक टाइम पे 100 फ्रिक्वेंसीज यूज कर सकता है। अब इतने सारे लोग, मान लो इसमें से 500 लोग एक साथ कॉल कर दें और कॉल रिक्वेस्ट जाए इस टावर पे, क्या वो टावर इतनी कॉल्स हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी कारण से क्या किया जाता है, मल्टीपल टावर्स लगाए जाते हैं, ताकि इस तरह से जो हमारा एरिया है, फॉर एग्जांपल सेम ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको क्या कर देते हैं हम, इस तरह सेल्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ठीक, और ये तीसरा सेल है। यहाँ पे एक टावर अलग होगा, यहाँ पे अलग टावर होगा, यहाँ पे अलग टावर होगा। अब ये टावर भी 100 फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल कर सकता है अपनी, और ये टावर भी सेम फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल कर सकता है, और ये भी 100 फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरह से क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी रीयूज हो गया, एक ही फ्रिक्वेंसी को हमने बार बार रीयूज कर लिया। और ये जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं जो हमने डिवाइड की हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। ठीक है जी, आपने एक शब्द सुना होगा सेलुलर नेटवर्क या सेल फोन, तो वो शब्द कहाँ से आया? इन्हीं सेल से आया है कि जो ज्योग्राफिकल एरियाज है ना, उनको डिवाइड कर देते हैं हम।
अगर मैं आपको इसको ईज़ी लैंग्वेज में समझाऊँ और ज़्यादा, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई क्लास है, ठीक है जी? क्लास में जी 500 बंदे एक साथ बैठे हैं और एक ही टीचर है। क्या एक टीचर इन 500 बच्चों को हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इन 500 बच्चों को अलग-अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी? यहाँ पे 20 बच्चों की क्लास, 20 बच्चों की क्लास, 20 बच्चों की क्लास, सो ऑन। ठीक है? अब अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी रोल नंबर 1 होगा, ठीक है कोई? क्या मैं दूसरी क्लास में रोल नंबर 1 यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी क्लास ही अलग है। इसी तरह ये सेल 1 है, सेल 1 में भी रोल नंबर 1 यूज़ किया जा सकता है, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 यूज़ की जा सकती है, और सेल 2 में भी फ्रीक्वेंसी रीयूज़ की जा सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी? आईओटी की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसेंट जो मॉडर्न हमारे पास सिलेबस है उसका पार्ट है। तो इनपुट आउटपुट टेस्ट, इंटरनेट ओपन टेलीकम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट टर्मिनल, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बड़ा ही इजी क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका राइट आंसर होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है? आपने आजकल एक नाम सुना होगा, स्मार्ट होम। स्मार्ट होम क्या है? स्मार्ट होम है, आप अपने फोन से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो अपने घर पे। ठीक है जी? आपके घर के कैमरास कंट्रोल हो सकते हैं, आपके घर का टीवी कंट्रोल हो सकता है, आपके घर के लाइट्स कंट्रोल हो सकती हैं, आपके घर की फ्रिज कंट्रोल हो सकती है। आपने घर के बाहर कपड़े सूखने डाले हैं, मान लो बारिश पड़ गई, तो आपके फ़ोन पे ही अलार्म आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा कि जी बारिश लग गई है, कपड़े उठा लो। ठीक? आप आपके घर पे टंकी है, टंकी भर गई है, ओवरफ्लो हो रही है, आपके फ़ोन पे ही अलार्म आ जाएगा कि जी टंकी भर गई है, जो मोटर है उसको बंद कर दो। ठीक है? तो ऐसे जो आजकल चले हैं सिस्टम्स, ये आपने देखे होंगे। तो ये सब किसके पार्ट हैं? ये पार्ट हैं हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। अगर मैं आपको ईज़ी में बताऊँ कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, जो हमारे फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जब ये इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बेसिक जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेंसर्स। कुछ चीज़ होगी जो डिटेक्ट करेगी। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि बाहर बारिश लग जाए, तो कोई सेंसर होगा जो डिटेक्ट करेगा कि जी बारिश लग पड़ी, ठीक है? तो और जैसे कई बार होता है आप कमरे में एंटर करते हो और लाइट्स ऑन हो जाती हैं अपने आप। मतलब कोई सेंसर है जो कि मोशन डिटेक्ट कर रहा है। वो सेंसर क्या करता है, अपनी जो आउटपुट है वो भेजता है एक क्लाउड पे, ठीक है? क्लाउड सर्वर पे, जहाँ पे वो प्रोसेस होती है, ठीक है? वो क्लाउड सर्वर फिर वो जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ भेजता है? फ़ोन पे। फ़ोन पे या कोई और डिवाइस भी हो सकता है, या इसी को कोई और एक्शन लेने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है जी? तो यही जो हमारा सिस्टम है, इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। इसमें सेंसर्स होते हैं, आपका फ़ोन में आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए होगी, ठीक है जी? आपको ऑनलाइन सर्वर चाहिए होगा इसके लिए, और इंटरफ़ेस चाहिए होगा, ठीक है? तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, Dash is the platform provided by Amazon that offers scalable and cost effective cloud computing services। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन। Amazon कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है? AWS। याद रखेंगे। अ, एक है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का भी, वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसका नाम है एज्योर। ठीक है जी? थोड़ा ऐसा नाम है कि याद रखना पड़ेगा, एज्योर। जैसे गूगल है, गूगल का तो सिंपल ही है, गूगल क्लाउड सर्विसेज, वो तो आपसे पूछने के चांसेस नहीं है। एडब्ल्यूएस और एज्योर आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज द सीपीयू रजिस्टर दैट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। बोल रहा है कि सीपीयू का कौन सा रजिस्टर है जो कि इंटरमीडिएट, ये मतलब अभी हमारी जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, बीच में ही है, उसके रिजल्ट्स जो है स्टोर करने के काम आता है। तो जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है? अक्यूमुलेटर। जैसे हम वो नहीं करते, मान लो आप एक सम कर रहे हो, 0 2 2 3, और यहाँ पे हमें सम करना है 4 5 8। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अब मैंने जब इसको प्लस करूंगा 8 + 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरे पास 11 आएगा। अब 1 क्या करना पड़ेगा? मुझे कैरी में ऊपर याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरह कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है, तो बीच में ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ पे इस तरह के एक्स्ट्रा रिजल्ट्स जो हैं बन जाते हैं। इन रिजल्ट्स को कहाँ सेव करा जाता है? अक्यूमुलेटर में सेव कर लिया जाता है, ताकि बाद में इनको दोबारा से क्या किया जा सके? इस्तेमाल किया जा सके। अब मान लो जहाँ मैं सेकंड स्टेप पे आया, सेकंड स्टेप पे मैं क्या करूँगा? मैं 5 2 7,
अब मैं अक्यूमुलेटर से अपना डाटा मंगाऊंगा कि जी अगला एक मैंने पीछे भी सेव करके रखा था, तो 5 2 7 1 8, तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो है सेव किए जाते हैं। और भी हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू में स्पेशली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। जैसे एक अक्यूमुलेटर तो हमने कर लिया, और यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, प्रोग्राम काउंटर क्या है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। कौन सी वाली? जो आगे आने वाली होती है। नेक्स्ट जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन आगे आने वाली होती है, उसका रिजल्ट, उसका जो एड्रेस है, ठीक है, वो कौन सा स्टोर करके रखेगा? प्रोग्राम काउंटर। इसी तरह हमारे पास है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है हमारे पास मेमोरी एड्रेस, ठीक, नाम से ही बताता है। इसी तरह मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है, ये डाटा होल्ड करके रखता है जो कि हमने सेव करना होता है कहीं पे, ठीक है, किस एड्रेस पे सेव करना है, वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर जो डाटा सेव करना है, ठीक। इसी तरह होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, पॉइंटर नहीं होता, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, पॉइंटर अलग चीज है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो हमारे पास करंट जो इंस्ट्रक्शन चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, उसको होल्ड करके रखता है अपने पास, ठीक है। बेसिक बेसिक से बता दिया, वैसे ये बहुत ही डिटेल में है, ठीक है, मैंने एक सिंपल सा बता दिया आपको ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच सीपीयू एड्रेसिंग मोड इज ऑपरेंड इंक्लूडेड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। बोल रहा है कि सीपीयू के एड्रेसिंग मोड में ऐसा कौन सा है एड्रेसिंग मोड जिसमें ऑपरेंड जो है इंस्ट्रक्शन के साथ ही लिखा जाता है। तो जो सीपीयू की प्रोग्रामिंग होती है ना, स्पेशली असेंबली लैंग्वेज, उसमें क्या होता है, मान लो डायरेक्टली छोटे छोटे स्टेप्स लिखे जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मूव, और साथ में लिखा ए, फिर कॉमा लिखा 25, ठीक है, इस तरह लिखा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मूव है ना, एमओवी, ये क्या है, ये है मेरे पास ऑपरेशन। और जो 25 है, ये क्या है, ऑपरेंड, ठीक है जी। ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेंड किस पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मूव ए कोमा 25, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 को उठाओ और कहाँ पुट कर दो, कहाँ मूव कर दो, ए रजिस्टर में मूव कर दो। सिंपल सा है, ठीक है जी। अब ये जो मैंने एक एग्जांपल लिखी ना, ये किसकी एग्जांपल लिखी मैंने? इमीडिएट एड्रेसिंग की एग्जांपल लिखी। इमीडिएट इमीडिएट एड्रेसिंग क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसी में ही आपने ऑपरेंड लिख दिया। मैं दूसरा स्टेप बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझिए, मैंने यहाँ पे इमीडिएट इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लिखी, मूव ए कोमा 25, मतलब कि 25 को उठा के ए में लिख दीजिए, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास एक और तरह की एड्रेसिंग होती है, जैसे मैं बोलूँ डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग में मान लो मैंने लिखा मूव ए, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगे, यहाँ नहीं आना था, 1000 ब्रैकेट में, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एग्जांपल है डायरेक्ट एड्रेसिंग का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 जो मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, ये एड्रेस का नाम है, ये खुद से ऑपरेंड नहीं है, ये एड्रेस है। 1000 मेमोरी एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो डाटा पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे 25 ही पड़ा है, वो उठा के लाओ और उसको उसको कहाँ पे पुट कर दो? ए रजिस्टर में पुट कर दो, ठीक है। दोनों ऑपरेशंस में मैंने सेम ही काम करवाया, यहाँ पे 25 उठा के ए में डाल दिया, यहाँ पे भी 25 उठा के ए में डाल दिया। फर्क क्या था? इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या किया मैंने, इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड लिख दिया, और डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या किया मैंने, सिर्फ डायरेक्टली क्या लिखी, एड्रेस लिखा, और वहां पे ऑपरेंड डायरेक्टली नहीं लिखा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास और भी होती हैं, जैसे इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट में यहाँ पे हम लोकेशन भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोई और डाटा लिख देंगे कि डाटा कहीं और ही है, सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? यहाँ पे पूछा गया था सीपीयू एड्रेसिंग मोड बताइए जहाँ पे ऑपरेंड जो है इंस्ट्रक्शन के साथ ही लिखा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? इमीडिएट। वैसे भी शब्द भी यही बताता है कि इमीडिएट, साथ में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। सेकेंडरी स्टोरेज होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप किसी को समझाना चाहें कि सेकेंडरी स्टोरेज बताइए क्या होती है, 1 मिनट लीजिए और पॉज दीजिए और सोचिए कि अगर आप किसी को बताएंगे सेकेंडरी स्टोरेज होती क्या है, तो क्या बताएंगे? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो स्टोरेज जहां पे हम परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं। इवन की पावर ऑफ भी हो जाए तो भी उस डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टोरेज है जहां पर हम परमानेंटली डाटा स्टोर कर सकते हैं? क्या रोम में कर सकते हैं? नहीं। पेन ड्राइव में कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बैग में लेके घूमते हैं। रैम नहीं, कैश मेमोरी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव। बस आपने इतना सा सोचना है। इसी तरह हमारी सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया, ठीक, एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, तो ये भी इसी के नाम है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी? सबसे ज्यादा हाई स्पीड और मिनिमम देरी जो डिले है किस मेमोरी में देखने को मिलता है हमें? सीपीयू रजिस्टर्स, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी? तो जो राइट आंसर है वो क्या है? सीपीयू मेमोरी। देखिए, सीपीयू होता है ना, सीपीयू, सीपीयू के आगे क्या होते हैं? हमारे पास कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी के बाद रैम होती है। रैम के बाद हमारे पास, रैम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। मान लो हार्ड डिस्क लिख ली मैंने, एसडीडी। जिस तरह, जैसे जैसे हम सीपीयू से दूर जाते जाएंगे, जो स्पीड है हमारी वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। जैसे जैसे हम सीपीयू से दूर जाते रहेंगे, जो कैपेसिटी है, मतलब डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। अगर बस आपने इतना सा याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि रैम और हार्ड डिस्क में क्या महंगा आता है जी, तो रैम महंगी आती है। कैश और रैम में क्या ज्यादा एक्सपेंसिव है? कैश ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक, कैश और रजिस्टर में क्या ज्यादा एक्सपेंसिव है? तो रजिस्टर ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर सबसे ज्यादा पास होते हैं सीपीयू के। ठीक, हमने अलग अलग रजिस्टर के नाम पढ़े हैं, जैसे कि अभी हमने एकोमुलेटर पढ़ा, प्रोग्राम काउंटर पढ़ा, एमए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये नाम हमने पढ़े हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और टेस्ट सीरीज को आप फ्री दे सकते हैं, ठीक है। और अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई सुजेशन हो, कोई आप नई चीज़ बदलाव चाहते हो, और पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।